फियर होता है एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या एनिमल या एक सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन को लेके, जैसे कि एक बंद रूम में आप नहीं रह सकते, क्लॉस्ट्रोफोबिक्स जैसे, या आप किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर एनिमल या इंसेक्ट या किसी चीज़ को देख करके आप डरते हैं. सो दैट इज स्पेसिफिक फोबिया, इट इज़ वेरी कॉमन. सेकेंड इज द सोशल फोबिया. इसमें इंटेंस एंड इनकेपेसिटेटिंग फियर और एम्बैरसमेंट फील होता है जब हम दूसरों से मिलते हैं. तो लाइक आई सेड, व्हेन इंटरेक्टिंग विद पीपल यू मे फील फोबिक, आई मीन यू मे एक्सपीरियंस फोबिक अटैक्स. तो आप जब दूसरों से मिलते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, तब आपको इंटेंस और इनकेपेसिटेटिंग फियर एंड एम्बैरसमेंट हो जाता है when dealing with others. That is the social phobia. And third is the agoraphobia. It is a fear of entering unfamiliar situations. Many of them who experience this type of phobia, they are afraid to leave their home, and it starts to hamper their normal lifestyle as well. तो एगोराफोबिया में क्या होता है कि एकदम बहुत डर लगता है उन्हें अपने नॉर्मल फेमिलियर सिचुएशंस छोड़ के अनफेमिलियर सिचुएशन अटेंड करना या उसे एक्सपीरियंस करने में. मतलब बात काफ़ी नॉर्मल है, बट दे जस्ट कांट एक्सपीरियंस दैट. दे ऑलवेज ट्राई टू एस्केप. और अगर उन्हें वैसे ज़बरदस्ती किया गया या वो बाई चांस वहाँ चले गए तो दे विल गेट फोबिक अटैक्स. Is the obsessive compulsive disorder. Now this is the here in the obsessive compulsive disorder there is an inability to control preoccupations with specific ideas. मतलब कि कुछ ऑलरेडी आपके अंदर में, आपके माइंड में कुछ थॉट्स होते हैं जो कि आप उन्हें सोचना बंद नहीं कर सकते, बिकॉज यू जस्ट कांट. मतलब आप कोशिश करने पर भी आप उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते. और it is also the inability to prevent from carrying out a particular act or series of acts which affects the ability to carry out normal activities. मतलब पहला तो है, नाम से पहले देखो, obsessive compulsive disorder. obsessive मतलब कुछ थॉट्स से आप obsessive हो जाते हो, obsessed हो जाते हो उस थॉट से, आप चाह कर भी उस थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसी थॉट्स के वजह से यू आर कंपेल्ड टू कैरी आउट एन एक्ट और बिहेवियर और सीरीज ऑफ एक्ट्स, जिसे कि कंपल्सिव कह रहे हैं, जो कि इतनी मतलब इतना सीरियस लेवल उसका बढ़ जाता है कि आपके डेली फंक्शनिंग ऑफ लाइफ में वो हैम्पर करने लगता है. जैसा कि वॉशिंग, काउंटिंग, टचिंग. इसमें क्या है कि ऑब्सेसिव बिहेवियर है, यू जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया. आई मीन आपने घर से बाहर जाने के बाद आप ये सोचते रहोगे कि मैंने घर को लॉक किया या नहीं. जब ये थॉट बार बार एकदम ऑब्सेसिव हो जाएगा, दैट इज़ यू हैव द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. आई मीन ऑलरेडी यू आर प्री ऑक्यूपाइड. तो इसकी वजह से जो कंपल्सिव बिहेवियर होगा, देर विल बी नीड टू परफॉर्म सर्टन बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन. मतलब 3-4 बार चेक करने के बाद भी अगेन व्हेन यू सिट इनसाइड योर कार, अगेन यू विल हैव दैट कंपल्शन टू गो एंड चेक whether you have done that or not. ऐसा बार बार, मतलब वॉशिंग में भी होता है, क्लीनिंग में भी होता है. जैसे कि you will start to clean and wash things like coins and very basic things. तो ये जो है, this is also a kind of anxiety disorder. And the last one is the PTSD, post-traumatic stress disorder. So this is usually experienced by people who are caught in a natural disaster, or they have been the victims of bomb blast by terrorists, or they have experienced serious accidents, war like situations. तो इसके जो symptoms होते हैं ये स्टार्टिंग में नहीं दिखते. सपोज एक पर्सन के साथ ये सारी सिचुएशंस हुए, कोई नेचुरल कैलामिटी में उसको कुछ नुकसान हो गया, पर्सनल लॉसेस हो गए, किसी का डेथ हो गया, या फिर कुछ विक्टिम्स है जिन्होंने अपने आँखों से वो बॉम्ब ब्लास्ट में चीज़ें देखी है, अपने आँखों से एक्सपीरियंस किया है, कोई एक्सीडेंट देखा है, तो तुरंत उनको ये सारी चीज़ों का पता भी नहीं लगता कि ये कब, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक, बाय द नेम ओनली यू कैन नो कि पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब उनके अंदर जो है वो सीन ऐसा घर कर जाता है कि कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद जो है ये PTSD वाला जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, ये हमें इंसान में देखने को मिलता है. एंड इट हैपन्स, उसके जो सिम्टम्स हैं, अचानक से उन्हें रिकरेंट ड्रीम्स, मतलब लगातार अजीब अजीब सपने आने लगेंगे, फ्लैशबैक्स होता रहेगा. वो सीन जो उन्होंने अपने आंखों से देखा है किसी बॉम्ब ब्लास्ट का या कोई सीरियस एक्सीडेंट का, वो बार बार उनके दिमाग में प्ले होता रहेगा. उन्हें कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, कुछ सोच नहीं पाएंगे, अचानक से सब चीज़ अवॉइड करने लगेंगे. इमोशनल नंबिंग, आई मीन इवन इफ़ यू वांट टू क्राई, इवन इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, इवन इफ़ यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट. तो
इमोशनल नंबिंग हो जाता है। तो ये जो है ये एक इवेंट के बाद अगर आपके अंदर वो डीप इम्पैक्ट गिराया है तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है, और ये कुछ समय के बाद ही हमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई द नेम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। Now comes the topic of somatoform disorders. Somatoform disorders में कुछ conditions होते हैं जहाँ पर कि हम physical symptoms देखते हैं in the absence of physical disease. अजीब लगा सुनकर, but this is the reality and this is only the truth of somatoform disorders. मतलब कि आपको कुछ physical problem हो रहा होगा. Suppose you'll be experiencing headache and आपने MRI करा लिया, थेरेपी करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है। आपको डॉक्टर बोलेगा कि कुछ तो नहीं हुआ है, यू आर ऑल फाइन, बट यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग। सो इट इज़ वेरी बिजार, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट दैट्स वाई इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ somatoform disorder, because here we see the psychological difficulties and complaints of physical symptoms that have no biological cause। मतलब फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं जिसका कोई कॉज ही नहीं है। मतलब अचानक से सर में दर्द हो जाएगा बिना कोई हेड इंजरी के या बिना कोई ऐसी चीज़ों की वजह से। तो इसके भी जो है कुछ टाइप्स दिए गए हैं। विल बी लर्निंग अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ somatoform disorders. फर्स्ट इज द पेन डिसऑर्डर। पेन डिसऑर्डर में there is reports of extreme and incapacitating pain without any identifiable biological symptom or greatly in excess of what might be expected. तो मतलब पेन में हम देखते हैं कि बहुत ही मतलब हाई रेट से वो पेन एक्सपीरियंस करते हैं जिसका कोई बायोलॉजिकल कॉज ही नहीं होता। मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ भी तो नहीं है आपके बॉडी में, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली, लेकिन ये पेन कहाँ से आया। या फिर अगर भी कॉज होता है तो वो उस पर्सन को, जिसको, जो विक्टिम है, जो सफ़र कर रहा है पेन डिसऑर्डर से, उसे वो इतना ज़्यादा लगता है कि जबकि वो एक्चुअल में उतना ज़्यादा होता भी नहीं, लेकिन वो उसको फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में लोग जो है एक्टिव कोपिंग करते हैं या फिर पैसिव कोपिंग करते हैं, इन द सेंस कि वो एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते, ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं ताकि वो इस चीज़ के बारे में भूल सकें, उस पेन को इवेड कर सकें, उस पेन को एस्केप कर सकें। या फिर जो है वो पैसिव कोपिंग करते हैं, मतलब कि सोशली विड्रॉन हो जाते हैं, रेस्ट लेते हैं ताकि वो इस चीज़ से लड़ सकें। सेकेंड इज द सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। In somatization disorder, we see multiple and recurrent or chronic bodily complaints, which is presented in a dramatic and exaggerated way. इसमें multiple है। पेन डिसऑर्डर में पेन था, एक्सट्रीम था, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में मल्टीपल है, मतलब बहुत सारा तरह तरह का प्रॉब्लम है जो कि रेकरेंट है, मतलब रेगुलर बेसिस में हो रहा है, और क्रॉनिक मतलब डेडली साबित हो रहा है बॉडी के लिए। सो एंड इट इज़ मतलब लिटरली प्रेजेंटेड इन अ वेरी ड्रामेटिक एंड एग्जैजरेटेड वे, मतलब हद से बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कि आप सोच भी नहीं सकते। और कॉमन जो कंप्लेंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर हेडेक्स की बात आती है, फैटिग मतलब कि एकदम लो फील होता है, ऐसा लगता है जैसे बेहोश हो जाएंगे, हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं, फेंटिंग स्पेल्स, वॉमिटिंग, एलर्जीज एट्सेट्रा। एंड द पर्सन हु सफर्स दिस, ही और शी यूजुअली हैज़ अ बिलीफ of being very sick, and they provide long and detailed history of their illness, and they take large quantities of medicine। मतलब उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो ऐसा ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन वो करते रहते हैं ऐसा बिहेवियर जिसमें कि उन्हें लगता है कि वो बहुत बीमार हैं। वो अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री देते हैं कि उनकी इलनेस की क्या डिटेल्ड हिस्ट्री है, कि हमें तो बहुत सालों से ये बीमारियां हो रखी हैं, हम बहुत मेडिसिन खाते हैं, ऐसा ऐसा बिहेवियर्स वो करते हैं। थर्ड इज़ दी कन्वर्शन डिसऑर्डर्स। कन्वर्शन डिसऑर्डर्स में देयर इज़ अ रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शंस। मतलब कन्वर्शन डिसऑर्डर में आपको लगता है कि आपकी किसी बेसिक बॉडी फंक्शन का एक पार्ट या पूरा वो पार्ट एंटायरली वो खराब हो गया है, वो और काम नहीं कर रहा। उसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो है पैरालिसिस। ऐसा रियली होता है कि विदाउट अ रीज़न आपको वैसा पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग विच ऑफन अकर्स आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस एंड मे बी क्वाइट सडन। तो इमेजिन कितना ही डेंजरस है ये कन्वर्शन डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें जो है वो पर्सन रिपोर्ट करता है कि मेरा ये चीज़ जो है ये काम नहीं कर रहा, ये टोटली काम नहीं कर रहा, आई जस्ट कांट वॉक। आई मीन लाइक यू विल बी नॉर्मल थ्रू आउट एंड देन सडनली वन फाइन डे यू विल जस्ट गेट अप एंड से कि आई कैनॉट वॉक और आई कांट सी। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस।
एंड ऐसा इसलिए हो जाता है, ऐसा हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा होगा, या फिर बहुत मतलब इतने सडनली हो जाता है ये चीज़ कि इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस ने कब ट्रिगर कर दिया और ये जो है डिसऑर्डर में तब्दील हो गया। लास्ट वन इज़ द हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में हम देखते हैं कि पर्सन का देयर इज परसिस्टेंट बिलीफ ऑफ हैविंग अ सीरियस इलनेस। मतलब जिस पर्सन को हो रखा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, उसे लगता है कि उसे लगता ही रहता है कि मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, और भले ही आप उसको डॉक्टर्स बता दें कि आप अच्छे से ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेडिसिन ले लो, आप देख सकते हो, अपना रिपोर्ट देखो, ऐसा कुछ भी नहीं निकला कि आपके अंदर कोई इलनेस है, उन्हें यकीन नहीं होता। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके दिमाग में ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन, मतलब ये बात जो है जाकर के बैठ जाती है, एंड दे कंटिन्यूसली दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर कंडीशंस ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर के ऑर्गन्स ही जो है वो खराब हो रखे हैं। भले ही डॉक्टर बता दे, रिपोर्ट दिखा दे, विश्वास दिला दे, भरोसा दिला दे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं करना है। तो कंटिन्यूसली जो है ये अपने हेल्थ के बारे में वरी करते रहते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज आर डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स। So what is dissociation? Why the name dissociative disorder? The name is because dissociation can be viewed as severance of the connections between ideas and emotions. मतलब आइडियाज जो और इमोशंस हैं उनके बीच में जो है कनेक्शन नहीं बन रहा, मतलब सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, कोई ऐसी वाली बात है। इट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, estrangement, depersonalization, and sometimes a loss or shift of identity. There is a sudden temporary alteration of consciousness that blot out painful experience. तो डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स भी काफ़ी सडन हो जाता है, इसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एंड देर इज़ टेम्पररी ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आप कॉन्शियसली ही हो, आप सबके सामने ही सब काम करोगे, लेकिन कुछ अलग आइडेंटिटी परसीव करके, यू वोंट नो, आई मीन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, बट यू विल बी बिहेविंग लाइक दैट। सो टेम्पररी ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्लोट आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस। नाउ द टाइप्स ऑफ डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स, again this is also 4 types. Number 1 is dissociative amnesia. Here there is extensive but selective memory loss with no organic cause. मतलब कि बहुत ज़्यादा लेकिन एक सिलेक्टिव है। एमनेशिया है ना, डिसोशिएटिव एमनेशिया, तो एक सिलेक्टिव पीरियड का जो है एक मेमोरी लॉस होता है, जिसका कि कोई रीजनेबल, कोई ऑर्गेनिक कॉज ही नहीं है। मतलब सपोज आपको सर पे चोट लग जाए, तभी आप चीज़ों को भूलोगे, तो एक रीज़न भी है कि उसके सर पे चोट लग गई है, उसे याद नहीं आ रहा बात। ऐसा बहुत जगह में हम देखते हैं, एंड वी यूज़ इट फॉर फन पर्पस ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक से उसे उस इवेंट के बारे में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कुछ, या पर्टिकुलर पीरियड के बारे में उसे याद ही नहीं रहता। बाकी सारी चीज़ें उसे याद रहती हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है उसके बारे में याद नहीं रहता। ओके, सो इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। तो ये भी देख रहे हैं कि ये भी स्ट्रेस के वजह से ही होता है। सो सेकेंड टाइप इज डिसोशिएटिव फ्यूग। फ्यूग में देर इज एन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस। या it is very unexpected to think in this way, but it happens, it definitely happens, and we see that there is an unexpected travel away from home and workplace। मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वैसे लोग अपने घरों से, अपने वर्क प्लेस से दूर चले जाते हैं, एक नई आइडेंटिटी से लेकर के वो अपनी नई आइडेंटिटी बना लेते हैं, और उसी में वो जीने लगते हैं कुछ टाइम तक, और उन्हें अपने पिछले आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, और वो एक नई ज़िंदगी भी स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। और वो फ्यूग कब एंड होता है? जब एक पर्सन जो है मतलब सडनली वेक्स अप, जैसे हम सो करके उठते हैं, जब हम सपना देख रहे होते हैं, फिर हम उठते हैं और नॉर्मल काम अपना करते हैं। ये डिसोशिएटिव फ्यूग भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों है वहाँ पर, बट वो एक नया आइडेंटिटी ले लेते हैं, अपने घर से कहीं और चले जाते हैं, एकदम अननोन जगह में चले जाते हैं, उन्हें अपना नाम याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, एंड दे assume a new identity, and when that phase ends, suddenly मतलब they will be carrying out the normal activities as in, I mean after the assumption of the new identity, and suddenly उसके साथ कुछ होगा और उन्हें ऐसा लगेगा जैसे suddenly he or she woke up,
वेक्स अप, नो मेमोरी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया उन्हें कुछ याद नहीं रहता। थर्ड टाइप इज डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आई मीन मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड में आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपको किसी ने असॉल्ट किया होगा, किसी ने अब्यूज़ किया होगा, तभी ही जो है ऐसी सारी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ये ग्राउंड, मतलब ये एक रीज़न हो सकता है कि आगे चल कर के ये आपको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाए। नाउ इन दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी, सो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, द पर्सन एज्यूम्स ऑल्टरनेट पर्सनालिटी ऑफ विच ही और शी मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ। इस मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तरह तरह के एक से ज़्यादा, मतलब आप जब नॉर्मल है तो आप जैसा बात करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, दैट इज़ योर पर्सनालिटी। लेकिन ये इस वाले सिचुएशन में आप जो भी मतलब रेगुलरली जो भी करते हैं दैट इज़ परसीव टू बी एज योर पर्सनैलिटी। लेकिन डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में ये हो जाता है कि उस इंसान के अंदर एक से अधिक, एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में कि उस पर्सन को पता भी रहता है कुछ सिचुएशंस में ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। लास्ट इज़ द डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन में एक ड्रीम लाइक स्टेट इन्वॉल्व करता है and there is a sense of being separated both from self and from reality. So by the word you can make out depersonalization, मतलब कि वो अपने खुद के सेल्फ से भी वो अलग हो जाता है और वो रियलिटी से भी अलग हो जाता है। वो पर्सन जिसको डीपर्सनलाइजेशन से जो सफ़र कर रहा है वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, मतलब एक सपनों की दुनिया में चला जाता है। वो अपने आप को भी कुछ और समझ बैठता है, उसके आसपास के सराउंडिंग की दुनिया को भी वो नहीं समझता, और वो जो अपने दिमाग में जो स्टोरी बना रखा है उसे लगता है कि वही ही रियलिटी है। देयर इज़ अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड अ सेंस ऑफ रियलिटी टेम्परली इज़ लॉस्ट और चेंज्ड, मतलब आइदर ये टेम्पररी कंडीशन है या फिर कंप्लीटली चेंज्ड हो जाता है। So in this video we read about the anxiety disorder, which is of the five types. First, generalized anxiety disorder, panic disorder, phobias, obsessive compulsive disorder, that is OCD, PTSD, post traumatic stress disorder. Then the somatoform disorders, types are panic disorders, somatization disorders, conversion disorders, and hypochondriasis. Last is the dissociative disorders, and the types are dissociative amnesia, dissociative fugue, dissociative identity disorder, or the multiple personality disorder, and the last one is the depersonalization. So this was all for this video, and the rest of the topics we'll be studying in the upcoming video. So stay tuned, and please don't forget to subscribe to my channel. If you like this video, then please give it a thumbs up, and don't forget to share it with your friends as well. Thank you for watching.